वो लोग दिलशेर मेंशन चले आए थे। पूरा एक हफ्ता गुजर गया था। रीम इन दिनों नुमान अली के पास रहने गई थी। 4 दिन रहने के बाद यहाँ इसे वापस लेने गया था। नुमान अली अब इससे नॉर्मली बात करता था, मगर नुमान अली की बेटी ने इससे बात करना पूरी तरह बंद कर रखा था। इसीलिए रास्ते पर खामोशी छाई रही। वो रीम को घर छोड़कर बाहर गया तो रात को लेट वापसी हुई। इसे डाइनिंग टेबल पर बारान, इनारा और एल्फ ही नजर आए, जबकि वो कहीं नहीं थी। इसके पूछने से पहले एल्फ ने मुतला कर दिया था कि रीम के सर में दर्द है, तो वो मेडिसिन लेकर सोई है, इसीलिए किसी ने इसे डिस्टर्ब नहीं किया। बरसों बाद दिलशेर मेंशन में खुशगवार माहौल में सब ने मिलकर डिनर किया था। वो बारान के पहलू में ही बैठा रहा था, इसीलिए बारान बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। इनारा बार बार आंखों ही आंखों में इसके मुस्कुराते चेहरे की नज़र उतारती रही। डिनर के बाद कॉफ़ी का दौर चला और फिर सब अपने अपने कमरों में चले गए। वो अपने कमरे में आया था। एल्फ ने रीम का तमाम सामान यहाँ अच्छे से सेट करवा दिया था। एहान ने खुद को मसरूफ़ करने की कोशिश की, फिर इसके बाद सोने की भी कोशिश की। पता नहीं किस किस्म की बेचैनी थी जो जान का अजार सी बन गई थी। बार बार इस दुश्मन जान का ख्याल दिल में आते इसे बेनाब की मछली की मानिंद तड़पा रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। पूरा कमरा साए साए कर रहा था और बिस्तर पर कांटे से उग आए थे। आखिर वो झुंझला कर उठा और कमरे से बाहर निकलकर एल्फ के कमरे तक आकर कदम रुके थे। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो एल्फ बाहर आई और इसे देखकर मायनी खेज सा मुस्कुराई। क्या बात है, आप क्यों आधी रात को भटक रहे हैं? एल्फ ने इसे छेड़ा। रीम उठी, कहाँ है? खाना वगैरह खाया? एहान ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले तो एल्फ को संजीदा होना पड़ा। डिनर कर लिया था, फिर लेट गई है। यू नीड टू गिव हर सम स्पेस। सब ठीक हो जाएगा, एल्फ ने इसे समझाना चाहा। एहान के बेतासुर चेहरे से इसे कुछ पता न चला। वो सर हिलाकर अपने कमरे में चला आया, लेकिन कमरे में आते साथ ही इसने पूरे कमरे का हशर बिगाड़ दिया था। गए रात सिगरेट फूंके गुजरी थी और फिर आखिरकार नींद आ ही गई। सुबह फिर जल्द ही इसकी आंख खुल गई थी। वो फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गया, तब भी वो कहीं नहीं थी और अब एहान का पारा बुरी तरह से हाई होने लगा था। वो यूं ही बेदिली से थोड़ा सा नाश्ता करके कमरे में चला आया। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो अगला मंजर देख आंखों में मखसूस चमक सी उभरी कि वो सामने ही गीले बालों समेत ड्रेसिंग में मुंह दिए खड़ी कुछ तलाश कर रही थी। आहट से पीछे मुड़कर देखा। दोनों की निगाह का भरपूर तसादम हुआ। वो आहिस्ता से चलकर इसकी पुश के करीब आया। इसके उठते हर कदम पर रीम को अपनी सांसें तंग होती महसूस हुई, मगर वो फिर अपने काम की जानिब मुतवज्जे हो गई। मगर हाथों की लर्जिश ने बेपरवाही का सारा भांडा फोड़ दिया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अपनी पुश पर बहुत करीब से रीम को गंभीर आवाज़ सुनाई दी तो अपनी पिछली गर्दन पर इसकी गर्म सांसों की तपिश महसूस कर इसका सांस सीने में अटका। ठीक हूँ, रीम ने धीमे से मुख्तसर जवाब दिया। वो अपना ड्रेस ले चुकी थी, मगर अब मुसीबत ये थी कि वो इसके पीछे बहुत करीब खड़ा था। वो मुड़ती तो इसके कुशादा सीने से टकरा जाती। रात अपने रूम में क्यों नहीं आई तुम? मैं वेट करता रहा। लहजा शिकवे से भरपूर था। इहान ने एक कदम मजीद करीब होकर इसके और अपने बीच का वो गज भर का फासला भी समेट दिया। इसे देखकर सुकून महसूस हुआ था और अब इस लंबे घने सियाह नम बालों से उठती भीनी भीनी खुशबू से रूह मुअत्तर हो रही थी। दुपट्टा कंधे पर फैला हुआ था। रीम के माथे पर बल पड़े। मेरे ख्याल में तो हमारे बीच ऐसा कोई मान भरा ताल्लुक मौजूद नहीं। कि रीम की बात अधूरी रह गई थी। सांस साकित हो गया जब इसका कसरती बाजू सांप की मानिंद इसे अपने पेट के गेट टिपटा महसूस हुआ। हमारे बीच दुनिया का खूबसूरत और मजबूत तरीन ताल्लुक कायम हुआ है जानम, जिसकी नज़ाकत का अभी तुम्हें एहसास तक नहीं। जिस दिन ये एहसास मैंने तुम्हें दिला दिया, इस दिन मुझे अपने जिस्म व रूह में उतरा पाओगी। तब तुम्हारी इस नाजुक जान को इस कदर बेबस कर दूंगा कि चाह कर भी अपने अंदर से मेरी गुर्बत और नज़दीकी का वो एहसास मिटा नहीं पाओगी। आंखें मूंद कर
جذب اور مدہوش بھرے عالم میں کہتے اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں بساتے ایہان نے اس کی کان کی سرخ ہوئی لو کو اپنے لبوں میں دبایا، جبکہ وہ اس کی بے باک جسارتوں اور گستاخ الفاظ پر لہو جھلکاتی چہرہ لیے محض اس کی باہوں میں مچل کر رہ گئی کہ اس کا یہ پرتپش لمس اور حدت بھری قربت جان لیوا تھی۔ دور رہ کر بات کریں، چھوڑے مجھے یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا ہے، وہ پھنکار کر کہتی اس کی پناہوں سے مچل کر نکلی تھی۔ ایہان نے دانتوں تلے لب دبایا کہ محض اس کی اتنی سی شرارت سے مقابل کی غیر ہوئی حالت وہ اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ ایہان کی ذرا غربت کے رنگ اس کے چہرے سے جھلک رہے تھے۔ ایہان کو یہ نظارہ دنیا کا خوبصورت ترین نظارہ لگا تھا۔ باقی کا تنگ کرنا رات کے لیے اٹھا رکھتے، شرافت کا مظاہرہ کرتے بیڈ پر جا بیٹھا۔ وہ اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ میں گئی اور کچھ ہی دیر بعد ڈارک براؤن عبایا اور سکارف سے حجاب کے باہر آئی تھی۔ ایہان بھی تیار تھا۔ وہ مسکراہٹ دباتا بغیر مزید کوئی شرارت کے اسے لے کر یونیورسٹی کے لیے نکلا تھا کہ اب وہ سامنے تھی تو وہ کافی سکون میں تھا۔ وہ ریم کو اس کے ڈپارٹمنٹ میں چھوڑنے آیا تھا۔ ایہان دلشیر کے پہلو میں ایک عبایا اور حجاب میں موجود نازک کاجل بھری آنکھیں والی سانولی لڑکی کو دیکھ کر سب حیران و پریشان ہوئے تھے۔ یونیورسٹی میں یہ بات جنگل میں لگی آگ کی مانند پھیل گئی تھی کہ اب ایہان دلشیر کی بھی ایک عدد گرل فرینڈ ہے۔ ایہان اسے چھوڑ کر سب کی چہمگوئیاں نظر انداز کیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلا آیا تھا۔ انہیں پیپرز کا شیڈیول دیا گیا تھا تو یونیورسٹی سے آف بھی دیا گیا تھا۔ ایہان زین اور مولک یونیورسٹی میں موجود تھے، جبکہ ضیاء ایہان کو فون کر کے اپنی ساری پرابلم بتا چکا تھا۔ ایہان نے اسے کہا تھا کہ وہ یہ سارا معاملہ سلجھانے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گے۔ اب یونیورسٹی رکے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سو مولک اور زین تو جا چکے تھے۔ وہ ریم کو لینے اس کے اپارٹمنٹ میں آیا تھا، تبھی پتہ چلا کہ وہ کچھ بکس ایشو کروانے لائبریری گئی ہے تو وہ اس کے پیچھے ہی لائبریری ہی چلا آیا۔ وہ یہاں آیا تو وہ بکس ہاتھوں میں تھامے لائبریری سے باہر نکل رہی تھی۔ گھر چلیں یا کوئی اور بھی کام ہے؟ ایہان نے نرمی سے کہتے اس کے ہاتھ سے بکس تھام لی تھی۔ نہیں چلیں، ریم نے کہا۔ ابھی وہ باہر کی جانب مڑنے ہی والے تھے کہ چند لڑکیوں کا گروپ ان کے سامنے آیا، جن میں ایہان کے ڈپارٹمنٹ کی امیر ترین طرح دار اور وہ لڑکیاں شامل تھیں جو پوری طرح ایہان پہ دلچسپی لیتی تھیں، مگر کبھی ایہان نے انہیں لفٹ نہیں کروائی تھی، اور اب اس کے پہلو میں ایک عام سی معمولی لڑکی کو دیکھ کر ان کے دل میں درد تو اٹھنا ہی تھا، خاص کر ایلف جو کہ ہوم منسٹر کی بیٹی تھی، جسے ایہان نے بہن کہا تھا تو وہ دوبارہ اس سے نہیں الجھی، مگر اب یہ سب دیکھ وہ بری طرح سے دل ملائی تھی۔ ایہان نے سنجیدگی سے سرد نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، مگر وہ اب کی بار اس سے مروب ہرگز نہ ہوئی تھی۔ جہاں تک میرے علم میں ہے تو یہ تو تمہارے ڈرائیور کی بیٹی ہے نا ایہان دلشیر؟ چی چی، اب ایہان دلشیر کا یہ معیار تو ہے نہیں کہ وہ ایک ڈرائیور کی بیٹی کو منہ لگائے۔ تو تم بتاؤ لڑکی کتنے پیسوں کے لیے پھانسا ہے ایہان دلشیر کو؟ اچھا ایسا کرو، وہ بازاری ادائیں، نزاکت اور لچھے دار باتیں مجھے بھی سکھا دو، جن سے بڑی آسانی ہینڈسم اور امیر لڑکے آسانی سے پھنس۔ بکواس بند کرو ایلف، جسٹ شٹ یور ماؤتھ، ایہان غصیلی غراہٹ سے دھاڑا تھا، جبکہ ایلف نے دلچسپی سے محفوظ ہوتے اس لڑکی کا دھواں دھواں چہرہ دیکھا تھا۔ تم کیوں اتنا بھڑک رہے ہو ایہان دلشیر؟ میں نے تو اس لڑکی سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا لگتی ہے تمہاری، ایلف نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ یہ میری ایہان نے اسے منہ توڑ جواب دینا چاہا، جب اس سے پہلے ہی ریم کے چند الفاظ نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا یا پھر پیروں تلے سے زمین کھینچی، اسے پتہ نہ چلا رکھیل ہوں ان کی بس یا کچھ اور بھی سننا ہے۔ ریم بے بسی کے احساس سے پھنکار کر بولی تھی، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس کا دل دہل گیا تھا، خوف سے وہ پوری طرح سے سفید پڑ گئی تھی۔ جب سامنے والی کا گال تیزی سے نیلے ہوتے دیکھا، ایلف پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایہان دلشیر کا ہولناک وحشیانہ روپ دیکھے گئی۔ چٹاخ تھپڑ کی آواز پورے گراؤنڈ میں گونجی تھی۔ وہ لاکھ لڑکیوں سے دور بھاگتا یا رہتا تھا، لڑکیاں بھی اس کے غصیلی طبیعت کے باعث اس سے کوسوں دور رہتی تھی، مگر پہلے کبھی ایہان دلشیر نے لاکھ
नफरत के बावजूद किसी लड़की ज़ात पर हाथ नहीं उठाया था। सब बेयकीनी से थे। तभी वो बिजली की सी तेज़ी से साथ खड़ी थर थर कांपती रीम का बाजू दबोच कर वहाँ से निकलता चला गया था। रीम का दिमाग तो जैसे खौफ व वहशत के बायस सुन पड़ चुका था। वो इसे लिए पार्किंग में अपनी BMW के करीब आया था, जहाँ इस वक्त इत्तेफाकन कोई मौजूद नहीं था। एहान ने इसे यहाँ लाकर एक झटके से अपने रूबरू किया था। इसका लाल भभू का चेहरा, सुर्ख अंगारा, वहशत ज़दा आंखों, बर्फ की मानिंद सड़ता सूरज से रीम का सांस अटक गया था। एहान वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसकी बात भी मुकम्मल नहीं हो पाई थी। चटाख जनाटेदार था, पर इसका दिमाग घुमा गया था। वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई थी और पीछे खड़ी गाड़ी से एक धमाके की आवाज़ से टकराई थी। माथा फ्रंट डोर की विंडो से टकराया और खून की लकीर माथे की दाएं जानिब से गाल पर बहती चली गई। रीम ने बेयकीनी से फटी आंखें समेत गीले गाल पर हाथ रखा था। नाजुक जान की बर्दाश्त भी बस यहीं तक थी कि वो होश व खर्च से बेगाना होकर ज़मीन पर गिरती चली गई। वो जो तैश व इश्तियाल से पागल हो चुका था, बेयकीनी से अपने हाथ की जानिब देख रहा था। इसे ज़मीन पर गिरते देख तड़प कर इसकी जानिब लपका और ज़मीन पर पूरी तरह गिरने से पहले इसे अपनी बाहों में भर लिया। इसने इसका चेहरा अपनी जानिब घुमाया। रीम के माथे से निकलते खून और गाल पर छपे अपने हाथ के निशान को देख अब सही मानों में इसके औसान खता हुए थे। रीम वेकअप, आंखें खोलो प्लीज़। एहान ने बेतरह बेकरार होते इसे झंझोड़ा था। फिर देर के बगैर इसे गाड़ी में फ्रंट सीट पर बिठाया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर बहुत तेज़ी से गाड़ी वहाँ से निकाली थी। इसकी सिसकियाँ हॉस्पिटल के पूरे रूम में गूंज रही थी। वो जब से होश में आई थी, बाप के सीने से लगी बस रोए जा रही थी। माथे पर बैंडेज कर दी गई थी कि मामूली सा जख्म था, मगर गाल पर पूरे हाथ के निशानात अब भी बाकी थे। बारान दिलशेर की एक फ़ोन कॉल पर रीम का ट्रीटमेंट किया गया था, नहीं तो बकौल डॉक्टर्स के ये तशद्दुद केस था। बारान दिलशेर गुस्से से मिठिया बीजते वहीं कमरे में खिड़की के पास खड़ा खूनख्वार निगाहों से एहान को घूर रहा था, जो सामने दीवार से मुजरिमों की तरह टेक लगाए खड़ा बुरी तरह से अपने लब दांतों तले कुचल रहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की, एहान बाबा? मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर अब ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी करेंगे मेरी बच्ची के साथ और मैं चुप रहूँगा। क्या इसीलिए मैंने इसे आपको सौंपा कि आप इसके साथ ये सलूक करें? अगर ऐसा ही करना है तो मुझे अभी ही बता दें। मेरी बेटी मुझ पर बोझ हरगिज़ नहीं है। आखिर नुमान अली फट पड़ा था। इसकी बातों पर अहान दिलशेर इसकी बातों पर बारान दिलशेर तेज से एहान की जानिब पड़ा था। एहान, मुझे अभी और इसी वक्त वजाहत दो कि तुमने गुड़िया पर हाथ क्यों उठाया? बारान दिलशेर ने फंकार कर कहा था। नुमान अली से कहें अपनी बेटी से पूछे कि मैंने इस पर हाथ क्यों उठाया। एहान का लहजा धीमा मगर बेतासुर था। नुमान अली ने एक गुस्सैली नज़र एहान पर डाली। नहीं, वो नहीं, तुम बताओगे क्या हुआ था? बारान अब की बार चिल्लाया था। इसने यूनिवर्सिटी में पूरे डिपार्टमेंट और मेरे सब दोस्तों के सामने खुद को मेरी कैप कहा। कैप? एहान ये बारान को बता रहा था, मगर नुमान अली के घेरे में मौजूद रीम बाप के सामने इसकी इस बात पर शर्मिंदगी की तह गहराइयों में गिरी थी। तभी वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा गई, जबकि बारान और नुमान अली इसकी बात पर दम बखुद से हुए थे। नुमान अली, मुझे बता दें कि इस बात पर मेरा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं की सरपरस्ती में 4 गवाहों की मौजूदगी में पूरे कानूनी और शरई हैसियत से निकाह करके इनकी बेटी को बाइज़्ज़त तरीक़े से रुखसत किया था। मेरे दोस्तों के सामने इसने इस रिश्ते को और मुझे अपने लिए गाली बना दिया। इस सब के बावजूद मेरा हाथ उठना गलत था, जिसके लिए मैं रीम के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। वो ये बोलकर वहाँ रुका नहीं था, कमरे से बाहर निकल गया। नुमान अली ने गुस्से से रीम का चेहरा सीने से निकाल कर अपने रूबरू किया था। रीम, मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत कब की कि तुम अपने शौहर के सामने अपनी गुफ्तगू में ऐसे गलीज़ अल्फाज अदा करो? नुमान अली ने सर्द सख्त लहजे में इससे पूछा था। रीम ने रोते हुए चेहरा झुका लिया था। बारान ने एक सर्द सी सांस अपने अंदर खींची थी और नुमान अली की जानिब पड़ा। नुमान अली, गुड़िया अब दिलशेर ख़ानदान की इज़्ज़त और गैरियत है। इसे ये ज़ेब नहीं देता कि वो दिलशेर ख़ानदान की इज़्ज़त को यूं लोगों के सामने उछाल कर ख़ुद को और हमें बेइज़्ज़त करे। मेरे इन अल्फाजों का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं एहान के हाथ उठाने को जस्टिफाई कर रहा हूँ। इसने गलत किया, इसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो तुमसे और गुड़िया से माफ़ी भी मांगेगा, और इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ कि आइंदा के बाद गुड़िया को
खरोश तक नहीं पहुंचेगी। मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन नोमान अली बच्ची को भी समझाओ कि इस रिश्ते की नज़ाकत को समझते तमाम नाराज़गी दूर करे और हंसी खुशी पुरसुकून ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, क्योंकि अहान भी अब यही चाहता है। बारान दिलशेर के अल्फाज से अब नोमान अली कुछ पुरसुकून नज़र आ रहा था। कुछ ही देर में बारान ने डिस्चार्ज ले लिया था। बारान ऑफिस जा चुका था। इहान इसके इंतज़ार में वहीं था। बाबा, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, रीम नोमान अली के कान में मिनमिनाई थी। बिल्कुल नहीं, अभी रह कर आई हो मेरे पास। अब अपने शोहर, अपने घर गृहस्थी पर तवज्जो दो मेरी बच्ची। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की खुशी और भलाई है। नोमान अली ने नर्म से लहजे में इसे कहा तो वो दिल महसूस कर रह गई। एक नज़र ही इस जिन के संजीदा चेहरे की जानिब देखा था, इसके बाद ये तौफीक नहीं की। नोमान अली वापस चला गया और वो एहान के साथ घर चली आई। वो इस वक्त सादा सी सियाह शलवार कमीज में मलबूस, गीला चेहरा थपथपाती वॉशरूम से बाहर निकली थी, मगर अगले मंजर से ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो जिस वक्त वॉशरूम गई थी तब वो कमरे में मौजूद नहीं था, मगर अब चेहरे पर खतरनाक किस्म की संजीदगी सी तारीख किए बेड की पाइंटी पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। रीम इसे नज़रअंदाज कर ड्रेसिंग टेबल तक गई थी, मगर फिर इसके औसान खता हुए थे कि पल भर का खेलता एहान ने अचानक उठकर सिगरेट ऐश ट्रे में मसली इस तक आकर इसका बाजू दबोचा और लाकर इसे बेड पर पटका था। ये क्या कर रहे हैं आप? वो जो बिस्तर पर औंधे मुंह गिरी थी, सीधे होकर चीखी, मगर सामने इसे इंतहाई वहशत ज़दा तासुरात चेहरे पर सजाए अपनी शर्ट के बटन खोलते देख रीम दिल व जान से लरस गई थी। नाहक इल्ज़ाम लगाया गया है मुझ पर। तुम्हें जो खुद को कहा इसके सही माने व मतलब समझाने लगा हूँ, वो सब सच करके। लहजा पथरीला और हर लफ्ज़ जहर में बुझा था। आहान, रीम ने बेयकीनी से फटी निगाहों से इस जालिम शख्स को देखा जो शर्ट तन से जुदा करके खुद से दूर उछाल चुका था। वो इसकी जानिब बढ़ा था जब रीम बिजली की सी तेजी से बेड की दूसरी जानिब से बिस्तर से उतरकर कमरे की दरवाजे तक गई थी और दरवाज़ा का लॉक खोलने की कोशिश की। वो संजीदगी से इसकी जानिब बढ़ा था। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये फजूल की कोशिश और ये बेकार का एहतजाज मुझे मेरे इरादों से बाज रख सकता है? रीम एहान दिलशेर। एहान ने करीब आकर इसकी कमर के गिर्द हाथ माल करते इसे दीवार से पिन किया था और इससे पहले वो चीखती या कुछ कहती इसके तमाम अल्फाज चुरा लिए थे। रीम को लगा आज वो अपने इस वहशी रूप के साथ इसकी जान ले लेगा कि इसे अपने वजूद बेजान होता महसूस हुआ था। वो आंखें मूंदे अपनी मनमानियाँ करता इसके हवास मुख्तल करने को था। वो लाख एहतजाज के बावजूद महज इसकी बाहों में फड़फड़ा कर रह गई थी। वो पीछे हटा तो रीम ने सिसकते एक तवील तरीन हिचकी भरी थी। सॉरी, वो कहती टूटती बिखरती सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। एहान ने संजीदगा निगाहों से इसे देखा। इसकी अपने किए गए संगीन तरीन लफ्ज़ पर ज़रा सा पछतावा एहान का तमाम गम व गुस्सा झाग की तरह बिठा गया था। एक शर्त पर माफ़ करूँगा, एहान ने नरमी से इसके आंसू पोंछते कहा तो रीम ने भीगी आंखों से इसे बेमहर को देखा। एहान ने अपना दायां हाथ इसके सामने फैलाया था। इस हाथ को सजा दो, कोई भी चीज़ उठाकर इस पर दे मारो और तोड़ दो इसे, इसका कहना था जब वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सिर हिलाने लगी थी, मगर वो अपनी बात पर डटा रहा। रीम, आज तुम्हारी जान तब ही छूटेगी जब तुम वो करोगी जो मैं कह रहा हूँ, इसने फिर से बेतासुर लहजे में कहा था। वो जो इससे पूरी तरह तंग आ चुकी थी, आखिर हर तरह से आजिज़ आकर झुकी और पूरी ताकत से इसके हाथ पर अपने दांत गाड़ दिए थे। वो यूं ही पत्थर बना वहां खड़ा रहा, बल्कि अब लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मुंह में खून का जायका घुलने पर वो झटपटा कर इससे दूर हुई थी, मगर वो डीड बना इसके सामने मौजूद था। ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मगर ठीक है, वो कहता हल्का सा रीम के आगे झुका था और हाथ पर इसके दांतों के निशान पर अपने लब रख दिए थे। रीम ने अपने लब दांतों तले कुचले थे। रीम, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पल भर में वो मोम की तरह पिघला था। इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर मुल्तजी लहजे में बोला था, दूर हटे मुझसे, मुझे आराम करने दें। इसकी जान पूरी तरह हिलाकर अब वो कितने इत्मीनान से माफ़ी मांग रहा था।
रीम का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। एहान ने नरमी से इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया तो वो अपना दुपट्टा ठीक करती सख्त गुस्से में आकर बेड के कोने पर नीम दराज हुई थी। एहान भी ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक सैंडो में आकर इसकी पुश पर नीम दराज हुआ था। एहान ने बेड ग्राउंड से टेक लगाई और इसकी कमदार पुश को बगौर देखा था। कई लम्हे सबक रूही से खामोशी के नज़र हुए थे। वो इस दुश्मन जान की जानिब देखे गया था। आधी रात का वक्त, तन्हाई, नीम, मलगजा सा अंधेरा और पहलू में मौजूद मनपसंद वजूद। एहान को लगा था किसी भी वक्त इसके सबर का व इस्तकामत का पैमाना झलक पड़ेगा। रीम सन्नाटे को चीरती इसकी भारी आवाज़ बहुत करीब से कमरे में गूंजी थी। जवाब न मिलने पर वो ज़रा सा इसकी जानिब सर आया था। मुझे मालूम है रीम, तुम जाग रही हो, बात करो मुझसे। एहान ने कुछ इस अंदाज में कहा कि रीम बुरी तरह से तकिए हाथों में दबोचते अपने लब कुचल कर रह गई थी। कब से कमर पर इसकी निगाहों की तपिश ने इसे बेहाल कर रखा था और अब इसका इसे इस तरह से मुखातिब करना रीम को फिर से परेशान कर रहा था। रीम, एहान ने इसे फिर पुकारा। जी, इसे नाचार जवाब देना पड़ा। मैं तुम्हारी कमर को अपने लबों से छूना चाहता हूँ। इत्मीनान भरे लहजे में फरमाइश पर रीम तैश व इश्तियाल से अपनी आंखें बींच कर रह गई। भला इस बेहुदा बात का वो क्या जवाब देती। रीम, एक मर्तबा फिर पुकारा गया। हलक से फंस फंस कर आवाज़ निकली। मैं तुम्हारी कमर की चटनी बना दूंगा। एहान ने कहते दांतों तले लब दबाया था। इधर वो जानती थी वो इसे ख्वामख्वाह जिद कर रहा है। खुदा के लिए सोचा, मुझे नींद आ रही है। ऐसी बेहुदा बातें वो छटपटा कर बोल ही रही थी, मगर फिर अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। जबकि इसका कसरती बाजू और आहनी हाथ अपने पहलू से किसी सांप की तरह लिपटा महसूस हुआ और हिद्दत भरे नरम लम्स ने पिछली गर्दन झुलसाई। रीम खुद में सिमटी आहिस्ता से लरज उठी थी। मुट्ठी में तकिया दबोचे वो आंखें जोर से भींच गई। रीम इसके बालों में मुंह देते जज्बात से बोझल बहकी सी आवाज़ थी। एहान का सारा वजन इस नाजुक जान पर था कि वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। रीम को लगा अभी इसकी जान निकल जाएगी कि इसकी उंगलियों की पोरें इसे अपने शर्ट के अंदर पहलू में सिरकती महसूस हो रही थी। एहान, दूर हटे, वो बमुश्किल ही बोल पाई थी। रीम, तमाम नाराज़गी दूर नहीं हो सकती। गंभीर मदहोशी भरा लहजा था। अब की बार इसने इसके गाल पर अपने लब गाड़े थे। नहीं, भीगी आवाज़ में टका सा जवाब दिया गया। तब एहान ने बहुत नरमी से इसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में जकड़ते इसका रुख अपनी जानिब घुमाया था। एहान का एक बाजू इसकी कमर के गिर्द लपटा हुआ था और दूसरा हाथ से इसने नरम रीम का हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई थी। रीम का सांस दुनकी की तरह चल रहा था और पूरा वजूद हल्के से कपकपा रहा था। भीगी सियाह पलकें और लरजते नीम व लब। वो जरा सी गुर्बत पर इसका ये हाल देखकर गहरा मुस्कुराया था। क्यों नहीं, एहान ने इसकी चिन पर लब रखते पूछा था। आपकी एक शर्ट की वजह से अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत खो चुकी हूँ मैं। दूसरी शर्ट की वजह से अपनी इज्जत मान और अपनी ज़ात का गुरूर नहीं खो सकती। इसीलिए दूर हटे मुझसे। वो फट पड़ी थी, इसीलिए गुर्रा कर बोली थी। एहान इसकी आंखों में देखे क्या, और अगर मैं कहूँ ये कोई शर्त नहीं है तो। इसने कहते इसके कॉलर बोन पर अपने लब जमाए थे। फिर मैं कहूँगी मुझे आपकी बात का एतबार नहीं। वो इसके हर बेबाक लम्स पर अजियत से तड़प उठी थी। क्यों एतबार नहीं यार, सरगोशी नुमा आवाज़ में कहता वो इसकी कान की नरम लो को अपने लबों में दबा गया। इसीलिए कि कल आप कहीं ये ना कहें दें कि मैंने आपको अपनी बाजारी अदाएं या झूठी बातों में फंसा कर बहका। इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी जब एहान ने इसके लबों पर अपना अंगूठा बेदर्दी से रब करते इसे कोई संगीन जुमला कहने से बाज रखा था। ऐसे अल्फाज अदा नहीं करते, वो नरमी से बोला था। आपकी वजह से मुझे हर रोज़ ऐसे ही जुमले और अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं। एहान दिलशेर, वो नफ़रत आमेज़ लहजे में कहती रो पड़ी थी। फॉर गेट इट यार, वो कहता नज़दीकी बढ़ाता। इसके चेहरे के एक एक नक्श अपने लबों से छूने लगा था। इस वक्त सब कुछ भूल नहीं सकते। इसका लहजा मुल्तजी था, इसकी गिरफ्त नरम थी।
तभी रीम अपनी पूरी कोशिश करके बिखरी सी हालत में इसकी पनाह से निकली थी। इहान ने बुरी तरह अपने लब भींचे थे। वो अब तेजी से अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। इहान ने लहू झलकाती निगाहों समेत अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली थी। जाएं यहाँ से, दूर रहें मुझसे, क्योंकि मैं नफरत करती हूँ आपसे। इहान दशेर वो अब फूट फूट कर रो रही थी। इहान तेजी से उठकर वॉशरूम में बंद हुआ था और फिर वो बहुत देर तक शावर के नीचे मौजूद खुद को पुरसून करने की कोशिश करता रहा। धुतकारे जाने की तकलीफ और अजियत रूह को छलनी करने वाली थी। दिमाग फिर से दर्द से फटने लगा था, तो इसे दिमागी सुकून के लिए अपनी मखसूस मेडिसिन की अशद ज़रूरत महसूस हुई थी। वो शावर लेकर ड्रेसिंग में गया। ड्रेसिंग में ड्रेस चेंज करके वो रूम में रुका नहीं था, इसकी जानिब देखे बगैर पहले रूम से और फिर घर से ही बाहर निकल गया। ओ गॉड! इनारा एल्फ हैरत से इसे देख रही थी, जबकि इनारा शर्मिंदगी से लब कुचलते कभी एल्फ को देखती तो कभी चाय कप में निकालती फरा को। इनारा से शुरुआत में दोस्ती का इसे ये बड़ा फ़ायदा हुआ था कि इनारा अब भी इसे पहले की तरह इज्जत और अहमियत देती थी। मुलाजमत वाली बात कहीं नहीं थी। इनारा, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर बारान सर बाहर मुंह मारेंगे। इनारा की इस रात वाली बात गोशो गुजार करने से एल्फ और फरा दोनों शॉक्ड थी। मैं डर गई थी ना, इनारा रुहानसी हुई। शोहर की मोहब्बत से कौन डरता है इनारा, फरा ने गुस्से से कहा तो एल्फ की नज़रों का मंजर अचानक तब्दील हुआ। वो भी तो आरज़ी की जुनूनी मोहब्बत से यूं ही खौफजदा होती थी। मैं आती हूँ, वो मुस्कुरा कर कहती। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में कदम रखते ही आँख से एक आंसू फिसला। बारान तो कह रहा था वो मोहब्बत करता है। आज खुला के नोटिस भेजे इतने दिन हो गए थे, पर आरज़ी खानज़ादा को गोया इस नोटिस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बारान इसका दिल बहलाने के लिए कह रहा था कि आर्जिक इससे मोहब्बत करता है। आर्जिक मोहब्बत नहीं करता था। दिल में टी सी उठी तो वो कमरा अंदर से लॉक करती बेड पर लेट गई। आंखें मूंदे इस सितंबर को याद किया जो इसे बिल्कुल भूल चुका था। मोहब्बत के सभी दावे धरे के धरे रह गए थे। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगी आरज़े खानज़ादा, कभी नहीं, वो सिसकी थी और फिर कुछ ही देर में जहनी थकन के बायस नींद की आगोश में चली गई थी। बाहर फरा अब इनारा के सामने सोफे पर बैठी इनारा को गुस्से से घूर रही थी। क्या करूं मैं तुम्हारा बेवकूफ़ लड़की, शोहर को अगर यूं खुद से दूर करोगी तो मर्द दूसरी औरत में सुकून तलाश करेगा। फरा ने अखल की बात की। तो मैं क्या करूं, इनकी भी तो गलती है, वो क्यों दूर हुए? इनारा ने आंसू पोंछते गुस्से से कहा। फरा तो सारा मलबा इस पर डाल रही थी। वाह क्या बात है इनारा सियानी, और अगर वो तुम्हारे रोने की परवाह नहीं करते तो जालिम कहलाते। तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा रोना देख पीछे हुए, तुम्हें तो इनकी कदर करनी चाहिए। वो क्या सोचते होंगे कि तुम्हें इनकी गुर्बत अच्छी नहीं लग रही? फराह ने इसे दूसरी जानिब के से सिया पहलू से डराया था। नहीं, वो ऐसा नहीं सोच सकते। इनारा ने फौरन इसके ख्याल की नफ़ी की। क्यों नहीं सोच सकते? जब तुम सोच सकती हो कि वो तुमसे दूर हो गए तो वो नहीं सोच सकते। यही वक्त है इनारा, इन्हें खुद से करीब करके एक कोठे से बांध दो। कहीं ऐसा ना हो। फरार ने जानबूझकर कानों को हाथ लगाते बात अधूरी छोड़ी थी। तो इनारा आंखें बड़ी किए फरा को देखने लगी, फिर एकदम घुटनों के बल फरा के सामने बैठी। मैं क्या करूं फरा, आप ही मुझे बताएं। वो परेशान हुई थी बहुत ज़्यादा। फरा ने सोचने के अंदाज में चाय का कप उठा के लबों से लगाया और फिर पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। वाह रे फरा के शशके, मैं कुछ सोचती हूँ। तुम एक काम करो, जब तक कबाब तल के लाओ मैं जहन लड़ाती हूँ। फरा के कहने की देर थी। इनारा खड़ी हुई किचन तक गई थी। फरा कुछ सोचते चाय का कप रखने वहाँ से बाहर निकल गई। सर्वेंट क्वार्टर में गई और अपना पर्स साथ लाई। कुछ ही देर में इनारा कबाब तल के ले आई। फरा कबाब खाने लगी और इनारा मुंतजर सी इसे देखने लगी। जब फरा ने उंगली साफ करते बैग में से एक ब्लैक शॉपर निकाल कर इनारा को दिया। वैसे तो ये मैं अपने लिए लाई थी, पर कोई नहीं, तुम्हारे काम आ जाएगी। फरा ने दिल बड़ा करके कहा। ये क्या है? इनारा ने थैली खोलते तजस्सुस से पूछा। ड्रेस है, फरा ने शर्माते जवाब दिया, जबकि अंदर से बरामद होने वाला ड्रेस देख इनारा का मुंह
لال ببو کا ہو کیا؟ اس نے ایک نظر ڈریس کو دیکھا، پھر فرح کی صحت مند جسامت کو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ فرح نے اچانک دوپٹہ درست کرتے جھیپتے ہوئے پوچھا، جب انارا ایک دم سے ہنسی۔ آپ اپنے شوہر کے سامنے یہ کپڑے پہنتی ہیں؟ وہ اس چھوٹی سی منی فراک کو دیکھتے کہہ رہی تھی، جو بمشکل تھائی تک تھی، مکمل بیک لیس اور ڈیپ نیک۔ بے شرم لڑکی، ہنس کیوں رہی ہو؟ اپنے میاں کے سامنے پہنتی ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ آخر کو شوہر کو رجھانے اور اپنی جانب راغب کے رکھنے کو ہزار پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ایک عورت کو۔ فرح نے فراک ہاتھ سے لیتے واپس تھیلی میں ڈالی اور انارا کے گود میں رکھی تھی۔ اگر کوئی اور لڑکی اپنی جگہ نہیں دیکھنا چاہتی تو سیریس ہو جاؤ انارا، باران سر بھٹک جائیں گے۔ فرح کو باران کا اب تک کی زندگی کا پچھلا روپ یاد آیا تو پریشانی سے کہا تھا، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ انارا نے دامن بچایا، مرضی ہے تمہاری، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اب پہل ان کی جانب سے نہیں ہوگی، کیونکہ روکا تم نے ہے۔ فرح بات مختصر کرتی وہاں سے برتن اٹھاتی کچن میں چلی گئی۔ انارا کافی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اس تھیلی کو اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے انارا نے ڈیپ پرپل رنگ کی اس منی فراک کو تھیلے سے نکال کر جائزہ لیا۔ کیا کروں؟ وہ کافی دیر تک سوچتی رہی، پھر وہ فراک الماری میں رکھتی باہر بھاگی۔ شام کا وقت تھا، فرح کھانا تیار کر رہی تھی جب انارا نے کچن میں حاضری لگائی تھی۔ میں وہ ڈریس پہن لوں گی، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ فرح اس کی پھرتی پر مسکرائی، پھر انارا کو ٹماٹر کاٹنے کا اشارہ کیا۔ انارا ٹماٹر کاٹنے لگی اور فرح اسے ساتھ ساتھ سب سمجھانے لگی۔ دیکھو، جو باتیں میں نے تمہیں سمجھائی ہیں وہ بظاہر تو مڈل کلاس عورتوں کی ہیں، پر یہ باتیں مرد کے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ بات مکمل کر کے فرح نے سمجھا ہے تو انارا گہرا مسکرائی۔ اتنے میں لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن بجنے لگا۔ انارا لینڈ لائن کی طرف بڑھی، اسے معلوم تھا زریمان کا فون ہوگا۔ زریمان روز فون کرتی تھی، پر اب اسے زریمان سے کوفت ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ باران کے متعلق نیگیٹو باتیں کرتی تھی اور اس کی زندگی میں اینجل پاری وہ واحد اس کا اینجل تھا جس کی وہ کبھی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اکثر زریمان کی کال اوائڈ کر دیتی تھی۔ کچھ دیر زریمان سے بات کرنے کے بعد ہی وہ بیزار ہونے لگی تھی، جلد کال کاٹنے کی دعا کرنے لگی، پر زریمان بار بار اس کے اور باران کے متعلق تعلق پوچھ رہی تھی۔ زریمان، میں بعد میں بات کروں گی۔ باران آ گئے۔ جان چھڑوانے کے لیے انارا نے بہانہ گڑھا تو دوسری جانب زریمان سر تپے سلگ اٹھی، یعنی وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ معصوم چڑیا کیا سمجھتی تھی کہ زریمان اتنی بے خبر ہے؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ کبھی تم سے رابطہ نہیں کروں گی۔ تم اپنے گھر میں خوش رہو۔ سمجھو مر گئی تمہاری بہن، جس نے تمہیں کوٹھے جیسی جگہ پر سب سے چھپا کر رکھا۔ اس نے واپس سب سے کارآمد تیر استعمال کیا جو بالکل نشانے پر لگا۔ زریمان پلیز ایسی باتیں مت کرو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ انارا اس کے نرم لہجے پر شرمندہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، بعد میں بات ہوگی، کہتے ساتھ زریمان نے فون کاٹ دیا، جبکہ انارا افسوس اور ملال سے فون کو دیکھنے لگی۔ وہ بھلا کیسے اس کے احسان بھول سکتی تھی؟ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو نئے سرے سے سیٹ کیا، نیو بیڈ شیٹ بچھائی، کمرے کے وسط میں ایک ٹیبل سیٹ کی، اس پر گارڈن سے توڑے گئے سفید پھولوں کی پتیاں بچھائی، 2 موم بتیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کاٹے گئے ٹماٹر کے کڑھائی کا باؤل ٹیبل پر رکھا، پھر باقی برتن سیٹ کیے، کمرے میں خوشبو سپرے کی۔ سب سیٹ کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی اور شرماتی خود کا عکس دیکھنے لگی۔ بال کھول کر کمر پر بکھیرے اور چور نظر سے اس سیاہ تھیلی کو دیکھا، پھر وہ بلیک انر نکالا اور بلیک اسکن ٹی شرٹ اور بلیک جینز پر فرح کا دیا گیا منی فراک پہنا۔ اسے زیادہ کی ہمت اس میں نہیں تھی، پر جب پہن کے اپنا تنقیدی جائزہ لیا تو پریشانی سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ ڈھیلے کپڑے پہننے والی اس ویسٹرن لک میں بالکل الگ الگ لگ رہی تھی، بلا کی دلکش اور بلا کی حسین۔ اپنی انگلیاں آپس میں مروڑتی وہ کھڑکی پر آ ٹھہری تھی۔ آج باران کو گھر جلدی بلانے کی ذمہ داری ایلف کی تھی، اور ہوا بھی یوں ہی۔ 10 بجے ہی باران کی گاڑی پورچ میں رکی تو انارا کا دل اچھل کے حلق میں اٹھ ٹھہرا تھا۔ اپنے ماتھے پر آیا ٹھنڈا پسینہ صاف کرتے وہ دروازے کے قریب آ ٹھہری۔
पर 5 मिनट गुजरने के बावजूद बारह ना आया तो बेड पर बैठते ठोड़ी हाथों में गिरा दी। कुछ लम्हे मजीद गुजरे तो कमरे का दरवाज़ा खुला था। इनारा फौरन खड़ी हुई। बारान ने लापरवाही से नज़र इनारा पर डाली, पर इस लम्हे के बाद वो निगाह लापरवाह ना रही। बेपनाह हसीन, खुद में सिमटते आज वो अलग ही दुनिया की लग रही थी। जिसम किसी खूबसूरत सांचे में ढला हुआ लग रहा था। बाल एक तरफ गिराए, इसका लुक बोल्ड सा था, पर लहू झलकाते चेहरे पर खौफ और शर्म पुरानी थी। बोल्डनेस और हिसासियत का ये मिला-जुला मंजर बहुत दिलकश था। वो चौंका था, हैरान हुआ था, मगर फिर मामले की तह तक पहुंचा। बारान ने मुस्कुराते अपना कोट उतारना चाहा जब इनारा इसके पीछे आई। मैं उतार देती हूँ, आप थक गए होंगे ना। जल्दी से बारान का कोट उतारते कहा तो बारान लब दबाते अपने चेहरे पर डर आने वाली मुस्कुराहट रोकता नफ़ी में सर हिलाने लगा। कोट उतारने के बाद वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा। जब इनारा ने कोट बेड पर फेंकते वार्डरोब की जानिब दौड़ लगाई थी। मैं निकाल देती हूँ एंजल बारी, आप थक गए होंगे। फौरन से वार्डरोब के सामने रखा ड्रेस उठाते इसने मुस्कुराकर बारान के सामने किया। बारान गहरी सांस भरते एक हाथ अपने सीने पर बांधा, दूसरा अपने लब पर रखे इनारा को देखने लगा। बारान के इस तरह देखने पर इनारा बुरी तरह से गड़बड़ाई थी। ऐसे क्या देख रहे हैं, इसने उलझ के पूछा। जब बारान ने इसके निकाले गए नाइट ड्रेस की तरफ निगाह से इशारा किया, फिर दोनों हाथ पुश पर बांधते हैरान परेशान सी अपनी पिंक रैबिट को देखा, जिसके अंदाज कुछ उलझे उलझे बदले बदले से थे। वो इसे इम्प्रेस करने की कोशिश में थी। ओ, ये अपने हाथ में लाल रंग का लॉन्ग टी शर्ट जो इनारा का था वो बारान के आगे कर चुकी थी। सॉरी, मैं दूसरा निकाल देती हूँ। फौरन वो शर्ट वापस रखते इसने अंदर हाथ मारते बारान का दूसरा टी शर्ट निकाल कर बारान के हवाले किया। अब क्या हुआ, जाए ना, फ्रेश हो जाए। एक मरतबा फिर इसने बारान को खुद को मुस्तकिल देखते पर कंफ्यूज होते कहा, खाली टी शर्ट पहनो, ट्राउज़र। बारान ने मुस्कुराहट जब करते आईब्रो उचकाई थी। सॉरी। अब की बार मजीद शर्मिंदा होते इनारा ने ट्राउज़र बारान के सुपुर्द किया और चेहरा झुका गई। वो सचमुच खुद को अहमक महसूस करते अब कंफ्यूज होती अपने लब दांतों तले बुरी तरह से कुचल रही थी। जब बारान ने बहुत अचानक झुकते इसके गाल पर लब मिस किए थे और फिर तेज़ी से वॉशरूम में बंद हो गया। इस अचानक हुए हसीन लम्हे पर इनारा के गाल सुर्ख पड़ने लगे। चेहरा हाथों में छुपाते गहरे सांस ली और बारान का कोट हैंग करते कमरे का वापस जायज़ा लिया। कुछ देर बाद बारान फ्रेश सा बाहर निकला। एंजल बारी, खाना। इससे पहले बारान कुछ कहता इनारा ने झट से कहा, मैं खा कर आया हूँ इनारा। बारान ने सच कहा, वो आज ऑफिस के ऑफिशियल डिनर पर था। मैंने खुद बनाया था, इनारा ने दिल महसूस कर कहा तो बारान ने गहरी सांस खारिज की। वो कह रही थी इसने बनाया है तो यकीनन बारान को कड़े इम्तिहान से गुजरना था, लेकिन इसके खुलूस को नज़रअंदाज करना महाल था। चलो फिर आज डबल खाना खा लेता हूँ, लेकिन याद रखना अगर मोटा हो गया तो ये मत कहना एंजल बारी भारी हो गया। बारान ने तफरीहन कहा तो इनारा बारान के साथ काउच पर बैठ गई। मैं निकाल देती हूँ। बारान का हाथ चम्मच की तरफ बढ़ता देखकर इनारा ने फुर्ती से चम्मच और प्लेट हाथ में पकड़ी। बारान हल्का सा हंसा और इनारा को बगौर देखने लगा। यूँ लग रहा था कोई छोटा बच्चा स्कूल का एंट्री ड्रेस दे रहा हो। वो शायद इस मामले में इतनी ही नादान और मासूम थी। मैं भी इसी प्लेट से खाऊं। बारान ने रोटी दूसरी प्लेट में रखते पहला निवाला तोड़ा ही था जब इनारा के सवाल पर बारान ने वो पहला लुकमा बनाते इनारा के मुंह में डाल दिया। लुकमा इनारा के मुंह के हिसाब से थोड़ा बड़ा था। बारान को अचानक हंसी आने लगी। इनारा मुश्किल से निवाला चबाते चबाते लुकमा तोड़ने लगी और फिर कांपते हाथों से निवाला बनाया। बारान इसके कांपते हाथ देखते लब दबाते मुस्कुराहट रोकने लगा और फिर बहुत मोहब्बत से इनारा को देखा जो लुकमा बनाती इसके मुंह की तरफ कर चुकी थी। इसका बनाया गया लुकमा भी इसी की तरह बिल्कुल छोटा सा था। बारान ने लुकमे समेत इनारा की 2 उंगलियां भी होठों में दबा ली। इसने उंगलियां हल्की सी दांतों के नीचे दबाई तो इनारा के माथे पर नन्हा बल पड़ा। ओ सॉरी, मैं समझा ये भी निवाले का हिस्सा है। बारान ने फौरन उंगलियां मुंह से आज़ाद की। वेट अ सेकेंड इनारा। बारान एकदम संजीदा हुआ और संजीदगी से इनारा की जानिब देखने लगा। इनारा को अचानक कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ।
क्या हुआ? परेशानी से पूछा। ये खाना तुमने बनाया है? बारान का तशवीशनाक लहजा सुनते इनारा ने अजबात में सर हिलाया। इनारा, बारान ने आंखें छोटी किए घूरा तो इनारा ने एक नज़र बारान को देखा, फिर मुस्कुराई थी। टमाटर मैंने काटे हैं। मुस्कुरा कर अपना कारनामा बयान किया। आह, क्या अंदाज था बारान का दिल, क्या इसकी बेवकूफ़ियों पर खुलकर हंस दे। खाना बारान की छोटी मोटी शरारतों में मुकम्मल हुआ। इनारा ने जल्दी से बर्तन समेटते कमरे का दरवाज़ा खोला जब बारान की पुकार पर रुकी। श्श, पागल लड़की, ऐसे लिबास में बाहर जाओगी? बारान ने गिरकते इसके हाथ से बर्तन खींचे। इनारा ने अपनी बेअख्तियारी पर लब दबाए। तुम्हें इस हाल में देखने का हक सिर्फ मुझे है, वो संजीदगी से कह रहा था। इनारा ने अजबात में सर हिलाया। बारान खुद सारा सामान समेट कर किचन में ले आया। जब वापस लौटा तो इनारा को यूं ही बेचैन पाया। एंजल बारी। इस सब के बाद बारान को लैपटॉप की तरफ बढ़ते देखकर वो सटपटाते बारान के सामने आई। आपने मेरी तारीफ नहीं की, इनारा ने नजरें झुकाते जोर से आंखें मीचते कहा। इसका एक एक जुमला फरा का रटा रटाया था। इस बार फरा ने इसे मुकम्मल ट्रेन किया था। कौन सी तारीफ चाहिए, लफ्जी या अमली? लैपटॉप साइड करते वो इनारा को वॉल से पिन कर चुका था। इनारा को लगा कमरे में ऑक्सीजन कम होने लगा था। जो आपको पसंद हो, वो नज़रें झुकाते बोल गई थी, जिस पर बारान इसके मज़ीद करीब हुआ। इनारा का अपनी सांसें बारान की सांसों से उलझती महसूस हुई। नहीं, आज कुछ भी मेरी पसंद का नहीं होगा, सब मेरी पसंद की पसंद का होगा। उलझा सलेजा सात बारान की उंगलियां जो इनारा की उंगलियों में उलझती मजीद घबराहट बढ़ा रही थी। बताओ, लफ्जी तारीफ करूं या अमली? बारान ने उंगली इनारा के गाल पर खींचते इनारा के लबों के करीब अपने होंठ रखे तो इनारा को लगा इसकी सांस बंद हो जाएगी। इसने बारान की उंगलियों से अपनी उंगलियां निकालती चाही, पर बारान की पकड़ मजीद सख्त हुई थी। बताओ, कौन सी तारीफ चाहिए? पीछे होते इनारा का पसीने से तर चेहरा देख बारान दिलचस्पी से पूछने लगा। दोनों, वो बोली तो बारान बेख्तियार कहका लगा कर हंसा और इसकी बिगड़ती हालत के पेश नज़र पीछे हो गया। पिंक रैबिट, अपनी हालत देखो, लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं हो रहे। अमली में तो वो बादल नख्वास्ता जुमला अधूरा छोड़ता बेड पर बैठ गया। इनारा ने नज़र उठाकर इसे देखा तो इसकी आंखों में ढेरों आंसू जमा थे। बारान की मुस्कुराहट फौरन सिमटी। वो इतनी ही फुर्ती से खड़ा होता वापस इनारा के करीब हुआ। हे, लुक एट मी, रो क्यों रही हो इनारा? मैं मजाक कर रहा था यार। बारान ने इसे सीने में भींचते इसकी पीठ रब की। नहीं, मैं ही कमज़ोर और बुज़दिल हूँ, वो सिसकने लगी। तो बारान मुस्कुराया। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बारान दिलशेर की बीवी हो। तुम्हारी ताकत बारान दिलशेर है मेरी जान। अच्छा, सब छोड़ो, ये बताओ फराह ने और क्या क्या करने को कहा है अभी, और क्या क्या आइटम बाकी हैं? बारान के अचानक सवाल पर वो हड़बड़ा कर रोना भूलकर बारान को देखने लगी। बारान की आंखें चमक रही थी। फराह आपी ने कुछ भी नहीं। इनारा ने फौरन इसके हिसार से निकलना चाहा, पर बारान एक मरतबा फिर इसे दीवार से पिन कर चुका था। ये जो फराह तुम्हें पटियां पढ़ाती है ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए जानलेवा साबित होंगी मेरे रेड रैबिट। तुम वैसे ही बारान दिलशेर के एहसास पर बहुत बुरी तरह से छाई रहती हो। अगर ऐसी हरकतें करोगी तो जान ले जाओगी मेरी। वो सच कह रहा था। इनारा ने फौरन बारान के सीने पर सर रखते नफ़ी में सर हिलाया। अगर आपने ऐसी बातें की तो मैं रो दूंगी। बारान ने इनारा को खुद से अलग किया और अचानक बुलंद करते इनारा की टांगें अपनी कमर के गिर्द लपेट ली। नीचे उतारें। इनारा ने गिरने के खौफ से बाहें बारान के गले में डाल दी। अब सिर्फ ये बताओ, पहले किस चीज़ की तारीफ करूं? इन लबों की? बारान ने उंगली इनारा के लब पर रखी थी, या इन आंखों पर? अब की बार इनारा की पलकें लरज उठी। कि किसी की नहीं। इनारा इसी लम्हे को पछताने लगी जब खुद की तारीफ का मुतालबा किया था। ऐसे कैसे? अब तो तारीफ़ करनी है मुझे। मेरी बीवी चाहती है मैं तारीफ़ करूं, तो मैं कैसे तारीफ़ ना करूं? कहते साथ बारान ने लब इनारा की शहरक पर रखे। इनारा को लगा किसी दहकती चीज़ ने गर्दन को झुलसा दिया हो। बारान पीछे हटा तो इनारा बारान के सीने में पनाह तलाश करने लगी। एंजल बारी, सांस नहीं आ रही, वो अटकते बोली थी।
मैं दूँ। वो इनारा के लबों के करीब होने लगा जब वो इतनी ही तेज़ी से अपने दोनों हाथ की हथेलियाँ बारान के लबों पर जमा गई। नीचे उतारें, इल्तिजा की तो इस बार बारान ने इसे नीचे उतार दिया। फिर इनारा का रुख फेरते, इनारा की पुश्त अपने सीने से लगाते इनारा के पहलू में हाथ बांध लिए। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मिसेस बारान दिलशेर कि तुम मुझे किस कदर हसीन लगती हो। अगर कोई मुझसे पूछे न कि मैंने हुस्न की क्या इंतहा देखी है तो मैं तुम्हारे नक्श बयान कर दूं। तुम इस कदर दिलकश और मासूम लगती हो, मैं तुम्हें खुद में धड़कता महसूस करता हूँ। अगर मेरी निगाह किसी और लड़की की जानिब जाती है तो मुझे तुम अपने अंदर झांकती नजर आती हो। असीर हो गया हूँ यार तुम्हारा एडिक्ट, और तुम अब तक इस खौफ में मुब्तला हो कि मैं बाहर किसी में सुकून तलाश ना करूं। वो इसके कानों में सहर फूंक रहा था। इनारा लरजते लगी थी, आंखें बंद करके इन अल्फाज को महसूस कर रही थी जो इसके सीने में मौजूद दिल को बुरी तरह से धड़का गए थे। जिस्म की तलब से बहुत आगे निकल गया है बारान दिलशेर का इश्क। बारान दिलशेर को तुमसे इश्क है इनारा। तुम्हारे वजूद की ख्वाहिश और ज़रूरत तो हो सकती है, पर हुआ नहीं। तुम्हारा ये सोचना कि बारान दिलशेर किसी और के पास जाएगा, ये मेरी मोहब्बत की हिद तक है। क्या तुम अपने एंजल पारी को ऐसा समझती हो? इनारा का रुख अपनी जानिब करते वो इसके दिलकश नक्श नक्श पर अपने लब रख रहा था। इनारा बेपनाह रोते बारान के सीने में अपना चेहरा छुपा गई। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे एंजल पारी। मुझे डर लगता है क्योंकि जो मुझसे मोहब्बत करता है ना वो मुझसे दूर हो जाता है। मेरी माँ भी ऐसे ही चली गई। अगर आपने किसी और से मोहब्बत कर ली तो मैं मर जाऊंगी। मैं बस आपका और अपना रिश्ता मजबूत करना चाहती हूँ। वो कहते साथ बारान के सीने पर लब रख चुकी थी। बारान का वजूद अचानक किसी तेज तूफान की जद में हुआ था। वो पत्थर बना अपने सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देखने लगा। फिर इसका वजूद खुद में यूं भी था जैसे खो देने का खौफ हो। फिर बारान ने इसे मजीद कुछ कहने का मौका ना दिया, ना खुद कुछ कहा। वो इसकी तवज्जो और मोहब्बत चाहती थी। बारान दिलशेर की मोहब्बत की तालिब थी, औलाद चाहती थी, अपने और इसके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी, तो वो हक नहीं रखता था कि मज़ीद इसे झटकता। वो इसे बेड पर लिटाकर इसके वजूद पर काबिज होते। वो इसके बालों में चेहरा छुपाते आंखें मूंद गया। इनारा की खुशबू महसूस करते सांस अंदर खींची थी। इनारा के बाजू को छूते हाथ उंगलियां में उलझने लगे। ना चाहते के बावजूद इनारा की आंख से आंसू फिसलने लगे। और फिर आज वो इसे खुद से दूर नहीं कर सकी थी। यही वजह थी कि वो सख्ती से अपना निचला लब दबा गई। बारान जो इसकी खुशबू को खुद में उतार रहा था, बंद नज़रों का मंजर बदला था। एक महकती खुशबू की जगह अब इसे सिया अजीब सी बू आने लगी थी। जिसम दहकता हुआ, कुछ गलीज सांसें अपने सीने पर महसूस हुई तो वो झटके से दूर हो गया। फिर इनारा का सुर्ख होता चेहरा देखा। वो आंखें खोले बारान को देख रही थी। इनारा की नम आंखें देख बारान के हलक में कांटे उगने लगे। वो बिस्तर गंदगी का ढेर लगने लगा, जिस गंदगी का हिस्सा वो खुद भी था। एक सियाह कीचड़ और इसके दरमियान लेटी इनारा कंवल का वो सफ़ेद और पाकीज़ा फूल जो बहुत अनमोल होता है, और इसे अपना वजूद कीचड़ और गंदगी व गलाजत में लतड़ा हुआ महसूस हुआ। वो वाकई अनमोल थी, कोठे जैसे गंज से निकली पाकीज़ा कंवल का फूल, और अब इस गंदे बिस्तर पर लेटी सफ़ेद रोशनी। पता नहीं सीने में क्या अजीब सी वहशत उठी थी कि बारान ने बहुत अचानक इसे बिस्तर से खींचते खड़ा किया। इनारा लड़खड़ा कर बारान से टकराई, पर बारान इससे यूं दूर हुआ जैसे अगर छुआ तो इसे मौत वाक़ई हो जाएगी। आज ये दूसरा और एक मरतबा फिर से वही मौका था जब बारान दिलशेर ने खुद को बेतहाशा बेबस महसूस किया था। क्या हुआ एंजल पारी? इनारा यही समझी थी कि इसके आंसू ने बारान को गुस्सा दिलाया है। बारान को वो कमरा बदबूदार आग लगने लगा। नज़र के सामने वो तमाम मंजर घूमने लगे जिसमें वो गैर लड़कियों के पैसों के एवज इस कमरे में लाकर हरामकारी करता रहा। एक एक मंजर महसूस होने लगा। वो नापाक लम्स जिसने इसे छुआ था वो अपने वजूद पर किसी सांप की तरह रेंगते महसूस होने लगे, और अपनी उंगलियों पर भी आग महसूस होने लगी। सीने पर बोझ पड़ने लगा तो बारान गहरे गहरे सांस भरने लगा। एंजल बारी इनारा ने हाथ से बारान के बाजू को छुआ ही था जब बारान ने झटके से इसे दूर किया। वो
موم سی نازک اور پاکیزہ لڑکی وہ کیسے اسے گندا کر سکتا تھا؟ اس نے کسی قدر اذیت سے انارا کو دیکھا تھا. اگر یہ لڑکی جان جاتی کہ جس بستر پر وہ لیٹی تھی وہاں کئی لڑکیاں روندی جا چکی ہیں اور جس کے ساتھ کہ وہ متمنی تھی وہ کتنی ہی راتیں زنا کاری میں گزار چکا ہے تو یقیناً کبھی اس کی طرف اس طرح سے قدم نہ بڑھاتی. باران دلشیر کو سانس پھنس پھنس کر آنے لگی. جاؤ یہاں سے، خود پر ضبط کرتے اس نے بہت مشکل سے یہ لفظ ادا کیے. پر اینجل، ابھی انارا نے اتنا ہی کہا تھا کہ باران دہاڑا تھا. میں نے کہا یہاں سے جاؤ. انارا باران کے چیخنے پر 2 قدم پیچھے ہوئی. لبوں پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ دبائی. کوئی بھی وجہ ہو، اسے باران سے اتنی شدید رد عمل کی امید نہیں تھی. وہ تو صرف اس کی نرمی دیکھتی آئی تھی. میں اب نہیں روؤں گی، پرومس. وہ فی الوقت باران کے غصے کا مطلب یہی سمجھی تھی. جاؤ یار پلیز. باران شکستہ سا زمین پر بیٹھا تھا. انارا کے ہاتھ کانپنے لگے. اینجل باری، میں وعدہ کرتی ہوں اب نہیں روؤں گی، پکا. وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنے آنسوں کو ہتھیلی سے صاف کرتی باران کے مقابل بیٹھی. دل چڑیا کی طرح دھڑکتا باہر آنے کو تھا. باران نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا. وہ کیسے بیان کرتا کہ اس کے آنسوں سے بھی محبت تھی باران کو، اور خود کی حالت ایسی تھی کہ سینے پر دل و جاں پر ایک پہاڑ جتنا بوجھ تھا. وہ بھلا خوش کیسے رہ سکتا تھا؟ یہ بوجھ اسے جان سے مارنے کے در پر تھا. زناکاری کا بوجھ. اگر چاہتی ہو تمہارا اینجل باری زندہ رہے تو پلیز ابھی اس کمرے سے چلی جاؤ. اب کی بار باران التجا کر رہا تھا. بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا. چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے. کیفیت ایسی تھی جیسے موت کی تلخی لگی ہو. لیکن ادھر انارا کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگا. کیا باران کو اس کی موجودگی اس قدر اذیت ناک گزری تھی کہ وہ اس کی موجودگی کو موت کی وجہ کہہ رہا تھا؟ وہ کانپتی ٹانگوں سے اٹھی تھی اور بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوتے دروازہ بند اندر سے لاک کر لیا تھا. پیچھے اسے روم سے چیزیں ٹوٹنے کی آواز آئی تھی. وہ دروازے سے ٹیک لگا کر سسکنے لگی. باہر باران دلشیر نے چند لمحوں میں کمرے کا نقشہ بگاڑ دیا تھا. گھٹنوں کے بل بیٹھتے سر زمین پر گراتے وہ رونے لگا. حرام کاری کرتے وقت اسے اتنی لذت نہیں ملی تھی جتنی اب اذیت مل رہی تھی. ضمیر کے کوڑے اذیت سے جان نکال رہے تھے. اسے موت سے بھی خوف محسوس ہوا تھا. جسم کا پور پور کانپنے لگا تھا. گھٹن اتنی بڑی تھی کہ اسے لگا جان نکل جائے گی. گناہ کا بوجھ اب جب کندھوں پر محسوس ہوا تو جس کے اعضا اعضا کو زمین سے لگا گیا وہ یوں ہی بے جان سا پڑا رہا. کاش کوئی ایسی دوا ہوتی جو ضمیر کو پرسکون کر سکتی. اس دنیا پر کوئی ایسی دوا ہوتی جو گناہ بھلا دیتی. اب جب وہ زندگی میں خوش ہو رہا تھا، سارے رشتے لوٹ رہے تھے، سب مکمل ہونے لگا تھا، تب سب کچھ یہ بوجھ اور بو خراب کر رہے تھے. لیکن اسے یاد آیا دنیاوی تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان گناہوں کی بے چینی ختم کر دیتی. ہاں، وہ سچے دل سے تو توبہ ضرور کر سکتا تھا. وہ ساری رات اس نے اپنی گزشتہ گناہوں پر توبہ استغفار کرتے گزاری تھی. وہ مسجد میں جا کر تہجد ادا کر کے آیا تھا. آنے کے بعد بھی صوفے پر بیٹھا روتا رہا تھا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب آنسو سوکھ چکے تھے اور جسم میں کچھ توانائی محسوس ہوئی. یوں لگا ایک عذاب آ کر گزر گیا. رات کی کیفیت بدل چکی تھی. وہ کیفیت ڈھلتے سورج کی مانند غائب ہو گئی تھی. اب ذہن بالکل خالی تھا. گردن پر ہاتھ رکھتے اپنی گردن جھٹکی اور کھڑا ہوا. نگاہ گھڑی پر گئی جو رات کے 4 بجا رہی تھی. رات کی دھند چھٹی تو سارے منظر صاف ہوتے لگے تھے. نگاہ بے اختیار ڈریسنگ روم کے بند دروازے پر گئی. وہ جانتا تھا انارا اس کے رویے سے بہت بری طرح سے ہرٹ ہوئی ہے. وہ ایسا نہیں چاہتا تھا. وہ تو خود اس کو اپنے اندر بسانا چاہتا تھا. لیکن وہ کل رات بے بس ہو گیا تھا. گہری سانس لیتے اس نے اپنا فون اٹھایا. کال پر کچھ ہدایت کرتے وہ واش روم میں بند ہو گیا. کچھ دیر بعد باہر نکلا تو ملازم اس کا کمرہ تقریباً صاف کر چکا تھا. اپنے لب دباتے وہ ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑا ہوا تو بری طرح سے چونکا. اندر سے سسکیوں کی آواز اب بھی جاری تھی. باران پوری طرح سے تڑپ اٹھا، یعنی وہ اب تک رو رہی تھی. انارا، دروازہ کھولو. آہستہ سے دروازہ نوک کیا. اندر سسکیاں پل بھر کو رکی پر جواب نہیں آیا. انارا، دروازہ کھولو پلیز. اب کہ وہ کچھ بلند آواز میں بولا پر جواب صرف خاموشی. انارا، ایک لمحے میں دروازے کھولو ورنہ میں خود کھولوں گا تو
وہ بول ہی رہا تھا جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ لباس بدل چکی تھی، دیگر کو حالت روئی روئی سوجی، سرخ آنکھوں سے جھلکتا درد۔ اس کا دل مٹھی میں بند ہوا۔ باران نے قریب ہوتے اسے سینے سے لگایا چاہا تھا جب وہ باران کا ہاتھ بری طرح سے پیچھے جھٹک گئی تھی۔ آنکھوں سے کئی آنسو رخسار کو بھگو گئے۔ عجیب شخص تھا، پہلے دھتکار کر بے مول کرتا تھا، پھر زخم دیکھ مسیحائی کرتا تھا۔ ساری رات خود کی ناقدری پر آنسو بہائے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی وہ انارا کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا۔ ایسی کئی سوچیں انارا کے ذہن پر کل رات نقش ہوئی تھی۔ وہ جتنی تیزی سے وہاں سے نکل سکتی تھی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ باران خاموش تنہا کھڑا اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا رہا۔ دل خالی خالی لگا، جیسے سب ختم ہو گیا۔ ایک زوردار مکہ ڈریسنگ روم کے دروازے پر مارا، پھر لب سختی سے بھیجے۔ وہ نہیں چاہتا تھا، پر اب ضروری تھا کہ وہ کسی سائیکولوجسٹ سے رجوع کرتا۔ یہ کیفیت ہر اس وقت ہوتی تھی جب وہ انارا کے قریب جاتا تھا۔ وہ مزید اپنی اس کیفیت سے اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا، پر وہ یہ بھول گیا تھا گناہ کا کوئی بوجھ، کوئی سائیکولوجسٹ یا دوائی کم نہیں کر سکتی۔ یہ دن بدن بڑھتا ہے جب تک انسان اپنے اصل کو نہ پہنچے۔ گاڑی پورچ میں روکتے وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی اپنے ماں باپ کو بیٹھا دیکھا۔ نظر ماں پر ٹھہر سی گئی۔ وہ ماں ہو کر کیسے اسے اس قدر اذیت دے سکتی تھی؟ اتنی گھناؤنا کھیر! اپنی جھوٹی انا اور جیت کی خاطر اس کی عزت کے پرخچے اڑا ڈالے تھے، کردار کی دھچیاں بکھیر دی تھی۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ آخر کون نورین کو وہ فیک ویڈیو دکھا سکتا ہے؟ پر اذیت ماں سے زیادہ اس لڑکی نے دی تھی جس پر وہ اندھا اعتبار کرتا تھا، اور وہ اس پر اعتبار ہی نہیں کر سکی تھی۔ کیا ان کے مابین اتنا کھوکھلا رشتہ تھا؟ ڈیڈ، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ ڈائریکٹ اپنے باپ سے مخاطب ہوا تھا۔ حیدر صاحب کے ساتھ عالیہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ بولو، ایک نظر بیوی کو دیکھتے وہ ضیا سے مخاطب ہوئے۔ میں اس والے نورین کو طلاق دے رہا ہوں۔ بات تھی گویا بم۔ حیدر صاحب کے ماتھے پر بلوں کا جال نمودار ہوا، جیسے بہت مشکل سے ضبط کیا ہو، جبکہ عالیہ کے چہرے کی مکرو چمک بڑھ کر دگنی ہو گئی تھی۔ جیسے دماغ درست ہے تمہارا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ شادی ہے کوئی کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ نہ جاننے کے باوجود وہ اس کی بکواس بات پر بھڑک اٹھے تھے۔ آپ چپ رہیں حیدر، صحیح فیصلہ کر رہا ہے وہ، دیر سے ہی صحیح پر صحیح قدم اٹھا رہا ہے۔ وہ خوشی سے ضیا کی طرف آئی تو ضیا خود اذیتی سے مسکرایا۔ خوش ہیں آپ مسز حیدر؟ اس کے لہجے اور عجیب سے تاثرات پر ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکی۔ کچھ چپتا سا لہجہ تھا ضیا کا، پر وہ فی الحال نظر انداز کر گئی۔ ہاں خوش ہوں، کیونکہ وہ تمہارے قابل نہیں ہے ضیا۔ وہ لڑکی کا کردار صحیح نہیں ہے، نہ کوئی اسٹیٹس ہے وہ تمہارے ساتھ رہنا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب وہ انہیں نظر انداز کرتا حیدر صاحب کی طرف بڑھا۔ خود پر ضبط کرتے وہ واپس اپنی جگہ پر آئے۔ میں نورین کو طلاق دے رہا ہوں، پر اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی سائن کر رہا ہوں۔ ضیا کی بات نے عالیہ کی سماعت میں بم پھوڑا تھا، جبکہ حیدر صاحب اسے خالی سوالیہ نگاہوں سے دیکھے گئے۔ اب کہ عالیہ کے ماتھے پر بل پڑا، یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی پراپرٹی وغیرہ تو وہ نورین کے نام نہیں کر رہا تھا۔ کیسا ایگریمنٹ؟ عالیہ نے پہلو بدلتے پوچھا، پر ضیا نے فی الوقت ان کی جانب دیکھنے سے بھی گریز کیا کہ کہیں کوئی سخت جملہ زبان سے نہ نکل جائے۔ میں نورین کو طلاق دوں گا، لیکن میرے ہونے والے بچے پر میرا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وہ بچہ صرف نورین کا ہوگا، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ ضیا کی باتیں پل بھر کے لیے ماحول پر دہشت ناک سا سناٹا طاری کر چکی تھی۔ حیدر صاحب آنکھیں بند کرتے صوفے پر بیٹھتے اور گہرے سانس خارج کی تھی۔ عالیہ کو تو کانٹوں کو یا بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ کہتے ہیں اصل سے زیادہ پیارا سود ہوتا ہے۔ کیا اتنی اچانک یہ خوشی کی خبر سن کر اکلوتی اولاد کی اولاد سے یوں دستبردار ہونا اتنا ہی آسان تھا؟ ضیا، شادی کوئی کھیل نہیں ہے۔ جب دل کیا نکاح کر لیا اور جب دل کیا طلاق دے دی، اور اب جب معاملہ بچے کا ہے تو حیدر صاحب کے پاس گویا الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ جب وہ گیا تھا تب نارمل تھا، کہہ رہا تھا کہ بیوی کو منا کر واپس لے آئے گا، تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی؟ بس ڈیڈ، یہ آخری کھیل سمجھ لیں۔ اس طلاق کے بعد موم جس سے کہیں کہ اس سے شادی کر لوں گا، اپنی ماں کی جانب لہو جھلکاتی خالی نظروں سے دیکھتا
وہ انہیں نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ شاید ابھی طرح جان گئی تھی کہ بیٹے کا اشارہ کس کھیل کی جانب تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی ضیا کو حقیقت معلوم ہے یا نہیں، لیکن چور کی داڑھی میں تنکے والا حساب تھا۔ تم بے شک نورین کو طلاق دو، پر بچے پر صرف اور صرف ہمارا حق ہے، وہ ہمارا خون ہے ضیا۔ وہ جیسے تلملا گئی تھی۔ ضیا اپنی ماں کو دیکھ گہرا مسکرایا۔ اور میں اپنی مرضی سے اپنی حق سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ وہ شانے اچکا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب حیدر صاحب سرپٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ اس خاندان کا چشم و چراغ، اس خاندان کا وارث، تمہاری اولاد اس گندے نیچ علاقے میں رہے جہاں تمہاری وہ سو کالڈ بیوی رہتی ہے۔ وہ بری طرح سے بھڑک گئی تھی۔ کہا اس علاقے کی بہو برداشت نہیں تھی تو کیسے وہ اس علاقے میں اپنے خون کو برداشت کرتی؟ اس کی ماں جہاں رہے گی وہ وہیں رہے گا یا رہے گی۔ میں طلاق کے ساتھ اولاد کا مکمل حق نورین کو دوں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ حتمی بولا تو ان کا پارا بھی چڑھنے لگا۔ تو پھر نورین سے کہو اس بچے کو ہی۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی جب حیدر صاحب دھاڑے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی بےہودہ عورت۔ حیدر صاحب کی دھاڑ پر وہ خود بھی سہم گئی تھی۔ پھر اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تو ضیا کو دیکھا جو بے یقینی اور ملامتی بھری نظروں سے انہیں دیکھ ہی رہا تھا۔ ضیا تم نورین کو ابھی اسی وقت واپس لے کر آؤ۔ حیدر صاحب نے غصے سے حکم دیا۔ کسی صورت نہیں لاؤں گا ڈیڈ، کوشش کر چکا ہوں، اب نورین اس گھر میں نہیں آئے گی۔ وہ بول کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ یہ کیا بکواس کر کے گیا ہے حیدر؟ میں کسی صورت اپنی نسل، اپنے خاندان کے وارث کو وہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ بھڑکتی اب اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے بی بی، اب جو ہو رہا ہے اسے قبول کرو، بھول جاؤ اپنے بیٹے کی اولاد کو۔ حیدر صاحب غصے سے بولتے کھڑے ہو گئے جب وہ تلملاتی ان کے سامنے آئی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ منائیں ضیا کو، وہ کیسے اپنی اولاد سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ وہ اب واقعی پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ جس قدر آپ سب بگاڑ چکی ہیں نا بیگم، مجھ سے اسے سدھارنے کی توقع ہرگز مت رکھیے گا۔ وہ انگلی اٹھاتے فون کرنے کے انداز میں باہر کمرے میں جانے لگے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے حیدر صاحب؟ وہ تیور چڑھاتی ایک بار پھر ان کے پیچھے گئی۔ بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا ہے میں نے، ایسا نہ ہو لحاظ بھول جاؤں۔ جو ہو رہا ہے اب تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے تو اسے قبول کرو۔ جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیتے وہ کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ سن کھڑی رہ گئی۔ آخر ان کا بیٹا اور شوہر ایسے کیسے اپنے وارث کو یوں چھوڑ سکتے تھے؟ جبکہ ان کو تو یہ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے کہ ان کی اولاد یعنی ان کی نسل اس علاقے میں اس عورت کی پرورش میں رہے جو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ٹی وی پر کوئی مزاحیہ مووی چل رہی تھی۔ زین اور الیاس اور عابدہ تو فقط مسکرانے پر اتفاق کر رہے تھے، جبکہ سحر کے چھت پاڑ کہکہے گونج رہے تھے۔ الیاس اور عابدہ بیگم تو نارمل تھے، جبکہ سحر کے کہکہے زین کو اب ناگوار لگ رہے تھے۔ اس لڑکی میں نزاکت نام کو نہیں تھی۔ ایک ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر جماتے اب وہ مووی چھوڑ سحر کو گھور رہا تھا۔ سحر کو زین کی نظریں اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی، پر شروع سے ہی یہی تھا، جب وہ سب کے درمیان ہوتی تھی تو اسے زین سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی ابھی یوں نظر انداز کیا جیسے کچھ محسوس ہی نہ ہو رہا ہو۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ مالک کی آواز پر سب چونک کر پلٹے۔ سحر کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ زین خاموشی سے اب بھی صرف سحر کو دیکھ رہا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد مہلک سحر کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ سحر نے چور نظروں سے زین کو دیکھا تو وہ سنجیدہ تھا، لیکن سحر کے دیکھنے پر مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کا مفہوم سحر اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، سحر مہلک سے کہتی کھڑی ہونے لگی۔ جب مہلک نے بازو پکڑتے اسے واپس بٹھایا۔ رہنے دو سحر، اس کی ضرورت نہیں۔ سحر کے پسینے چھوٹنے لگے، جبکہ زین اب بھی اسے ہی مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چائے لاتی ہوں، میں چائے بنانا سیکھی ہے۔ وہ اٹھنے کو پر تولنے لگی۔ نہیں، مجھے چائے نہیں پینی، مہلک نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کافی؟ اب کے انداز التجائیہ تھا، اور اس کے یوں
पढ़ाने की वजह जैन के अलावा कोई नहीं जानता था। नहीं, कॉफ़ी भी नहीं पीनी। तुम बैठो। मोहल्लिक ने इसके उठने का जैसे हर रास्ता बंद कर दिया। सहर ने बेचारगी से थूक निकलते जैन को देखा। मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। अब की बार जैन ने इसकी मुश्किल हल की तो वो मज़ीद एक लम्हा ज़ाया के बगैर किचन में गायब हो गई। 15 मिनट बाद बाहर आई तो हाथ में कॉफ़ी का कप था। जैन को कॉफ़ी पकड़ाती वो जैन के बराबर में ही बैठ गई थी। जैन ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। इसकी ताबेदारी पर वो मुतासिर हुआ था, अगरचे वो खौफ से ये ताबेदारी कर रही थी। इलियास साहब और आबिदा बेगम को भी अब कुछ कुछ मामला समझ आ रहा था। अपनी किताबें ले आओ सहर, मैं कुछ समझा देता हूँ। कॉलेज में मुश्किल नहीं होगी। मोहल्लिक ने बात शुरू करने को मौजू छेड़ा था। नहीं, हम पहले मूवी देखते हैं ना। वो बहुत चालाकी से दामन बचा के, यूँ भी इतने अच्छे वक्त में किताबें कौन छानता है। वो सब वापस फिल्म देखने लगे। कुछ देर के बाद शहर के कह के एक बार वापस गूंजने लगे। वो हंसते हंसते जैन के कंधे पर चेहरा गिरा गई। हाथ में कॉफ़ी का कप थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और जैन की शर्ट गंदी कर गई। जैन ने नागवारी से इसके सर को देखा, लेकिन वो अब भी हंस रही थी। न जाने क्यों, पर अचानक जैन को हंसी आई। फिर बाकी पूरा वक्त वो मूवी छोड़ शहर को हंसते देखने लगा। मूवी लंबी थी। मोहल्लिक जल्द कॉल आने पर इनसे माजरत करता वहाँ से जा चुका था। मूवी ख़त्म होने से पहले ही इलियास साहब और आबिदा बेगम भी रूम में जा चुके थे। मंजर तब्दील हो चुका था। कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा था। शहर थोड़ा थोड़ा करके सोफे पर लेट चुकी थी। इसका सर जैन की थाई पर रखा था। जैन एक हाथ सोफे पर रखे शहर को घूर रहा था। क्या क्या मेहनत करता वो इस लड़की पर। इसे नज़ाकत से हंसना भी सिखाना था। ये कब ख़त्म होगी। बिलाकर जैन ने चेहरा ऊंचा करते जैन को देखा। इसे जैन उल्टा नजर आया और ख़ुद को घूरता हुआ होश में लौटते वो फ़ौरन सीधी हुई। अभी आधे घंटे की बाकी है, जैन ने टेलीविज़न को देखते कोफत से कहा। वो खुद नहीं जानता था कि वो अब तक बाहर क्यों बैठा है। इसे भी अंदर चले जाना चाहिए था। हम बाकी कल देख लेंगे, मुझे नींद आ रही है, सहर ने जमाई रोकते कहा तो जैन ने रिमोट उठाते टीवी बंद कर दिया। वो कमरे में जाने लगा। फिर पलट कर सहर को देखा तो वो यूं ही मुद बनी खड़ी थी। क्या हुआ, जैन ने नासमझी से पूछा। मूवी पूरी देखना है। वो वापस बैठ गई थी। जैन ने माथे पर बल डाले इसे घूरा, यानी वो इसके साथ जाने के खौफ से ऐसा कर रही थी। 2 सेकंड में आओ, जैन ने गुस्से से कहा तो वो मुंह बनाती वापस कदम कमरे की जानिब बढ़ाने लगी। इसके सारे कपड़े आज जैन के कमरे में सेट थे। अपना नाइट ड्रेस निकालते वो वॉशरूम चले गई। वापस आई तो ब्लैक कलर के हाफ स्लीव टी शर्ट और ढीले ट्राउज़र में थी। अपनी जगह पर लेटते कंफर्टर खुद पर दुरुस्त किया। जैन बराबर में ही नीम दराज था। फ़ोन से नज़र हटाकर एक नज़र शहर को देखा, फिर वापस फ़ोन में मसरूफ़ हो गया। फ़ोन साइड टेबल पर रखते वो बिस्तर पर लेटा और कंफर्टर दुरुस्त किया। कुछ लम्हे बाद शहर की कमर में हाथ लपेटते इसे एक झटके से करीब किया। शहर एकदम हड़बड़ा गई। अब मैंने क्या किया। जैन के करीब वो सर उठाकर जैन को देखने लगी। जैन गहरा मुस्कुराया। अब की बार झुका तो लब इसकी कॉलर बोन से कुछ नीचे रखे। शहर को अचानक पेट में गुदगुदी होने लगी, हाथ में लर्जिश होने लगी। ये वो जो कुछ बोलना चाह रही थी, पर सांस अटकने लगी। इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रही थी तुम। लड़कियां ऐसे हंसती हैं। वो अब शहर के पहलू पर अपनी उंगलियों से छेड़छाड़ करता शहर की शक्ल देख रहा था। अपने पहलू पर जैन की पूरों का रक्स महसूस करते शहर की आंखें फैली थी। ये क्या कर रहे हैं, हाथ हटाएं। वो कुछ गुस्सा हुई थी। तुम कल से कॉमेडी मूवी मत देखना। मैं तुम्हें कल से शाहरुख खान की मूवीज़ दिखाऊंगा। टी शर्ट मजीद कुछ सरकी तो शहर ने जैन के हाथ को दबोच लिया था। मुझे मूवी नहीं देखनी, वो जान छुड़वा रही थी। आइंदा तुम बेढंगे मर्दों की तरह नहीं हंसोगी, वो जैसे वॉर्न कर रहा था। पर हमारे गांव में ऐसे ही हंसते हैं, वो दलील दे रही थी। जैन ने घूरा तो नजरें झुका गई। तुम्हारी हवेली की औरतें ऐसे मर्दाना तरीके से हंसती थी, फिर तो गांव में जलजले आते होंगे। वो कोफत से बोला। हवेली? कौन सी हवेली? शहर चौंकी। जैन तकिए पर सर टिका चुका था।
गर्दन मोड़कर शहर को देखा जो इसके बाजू पर लेटी चेहरा बुलंद की इसे ही देख रही थी। जिस हवेली में तुम रहती थी वही हवेली, जैन के जवाब पर वो उलझी थी। हम तो हवेली में नहीं रहते थे, हमारा घर तो बहुत छोटा सा था। दादी, मैं और बाबा रहते थे। शहर ने इसकी गलतफहमी दूर की। जैन एकदम उठ बैठा था। वेट, तुम्हारे बाबा क्या काम करते थे? वो बुरी तरह से ठटका था। किसान थे। शहर के बताने पर जैन ने बेअख्तियार अपना माथा मसला था। और मेरे बाबा को कैसे जानते थे? जैन ने एक और सवाल किया। वो तो बाबा के दोस्त थे, जब भी आते थे ढेर सारी चॉकलेट्स लाते थे मेरे लिए, वो बता रही थी, जबकि जैन के लिए जब्त करना मुश्किल हो गया था। इसे पैसों का लालच हरगिज नहीं थी, पर सब कुछ झूठ पर मबनी हुआ था। इसके बाबा ने ऐसा क्यों किया था? वो बैकग्राउंड से टेक लगाते आंखें मूंद गया था। इसके पापा को इस मामूली किसान की बेटी में क्या दिलचस्पी थी कि सालों पहले इसका निकाह कर दिया, फिर इसे रुखसत करके ले आए और अब इसे जान से अजीज रखते थे। इसे तो ये कहा था पैसों की लालच है। तो आखिर ऐसा क्या था कि वो शहर से इस कदर मोहब्बत करते थे? मुझे बाबा की बहुत याद आती है। जैन अपनी सोचन से बाहर निकला। शहर इसकी कमर में हाथ लपेटे रोने लगी थी। जैन ने एक नज़र इस लड़की को देखा। किसान की बेटी थी या बिजनेसमैन की? अब तो इसकी बीवी थी। तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे जगह हैं, रो मत। शहर का सर थपकते इसे खुद से दूर करने का इरादा था, पर कर नहीं पाया। अगर वो यूं खुद इससे चिमटती रही तो वो मर्द था, कब तक नज़र फेर सकता था, कब तक दामन बचा सकता था, जबकि दरमियान में हलाल रिश्ते का सर्टिफिकेट भी मौजूद था। सो जाओ, वापस लेटते। वो ना चाहने के बावजूद इसके गिर्द हिसार खींच चुका था। न जाने कितनी देर गुजरी जब शहर की हमवार सांसों से एहसास हुआ वो सो चुकी हैं। इसको अपनी जगह पर करते जैन सर के पीछे बाजू रखे सोचने लगा। खाली वो नहीं, इसके सारे दोस्तों में किसी की भी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं थी। ज़िया की भी नहीं और एहान की भी नहीं। वो बहुत कुछ झेल रहे थे, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ अपनी किस्मत में खुद लिखा था। वो सोचे गया, फिर एक नज़र शहर को देखा। इसका दिल भी मुस्तकिल इसे उकसा रहा था। कभी वो शहर को छोड़ने पर उकसाता तो कभी अपनाने पर। जब जब मोहल्ले शहर के आसपास होता तो इसे रिवायती शोहरों वाली रखाबत की आग अंदर तक झुलसा देती थी। तब अपने हर हक को वसूल करने का दिल करता था। वो कंफ्यूज था। वो शहर से मोहब्बत नहीं करता था। शहर इसे अपने मामले में इमेच्योर लगती थी। दोनों का कपल सूटेबल भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जब मोहल्ले शहर के इर्द गिर्द होता, जैन की गैरत को ये गवारा नहीं होता था। शायद इसीलिए कि शहर इसके निकाह में थी, वो उलझ गया था। पर जज्बात में आकर किसी जल्दबाजी पे अपना हाल जिया और अहान जैसा हरगिज नहीं कर सकता था। बेहतर यही था कि अब जब किस्मत ने शहर को इसकी ज़िंदगी में शामिल किया था तो वो कबूल कर लेता। एहसास बदल रहे थे तो मोहब्बत हो ही जाती। हलाल रिश्ते की खूबसूरती भी तो यही होती है कि वो दो अजनबी दिलों में भी एक दूसरे की मोहब्बत डाल देते हैं। और रही बात इसके बचपने की, तो कुछ बातों के अलावा वो खुद भी नहीं चाहता था कि शहर की मासूमियत कहीं खोए। वो तो इसको शहर में कॉलेज भेजने पर भी कुछ पुरसुकून नहीं था कि वो यहाँ के माहौल से बखूबी वाकिफ था। वो गांव की बहुत सादा और शरीफ लड़की थी। इसकी मासूमियत बताती थी इसका कभी किसी लड़के से वास्ता नहीं पड़ा था। हाँ, वो इसी फैसले पर पहुंचा था कि वो शहर को कबूल कर चुका है तो अपना भी लेगा। आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने रिश्ते की नज़ाकत समझाएगा। इसे किसी में इन्वॉल्व नहीं होने देगा। हाँ, लेकिन इलियास साहब को ज़रूर परेशान करेगा। आखिर हकीकत जानने पर इसका पूरा पूरा हक था। वो यही सब सोचते सोचते सोया था। रात नींद काफ़ी पुरसकून थी। पेपर्स करीब होने की वजह से यूनि ऑफ हो चुकी थी। सुबह देर तक सोने के बाद जब आँख खुली तो अपने लबों पर कुछ नरम नरम महसूस हुआ। पट से आंखें खोली तो वो शहर का पाँव था। गर्दन उठाई तो वो जैन से चिपकी हुई इसके पैरों को शायद सलामी पेश कर रही थी कि इसका मुंह जैन के पैरों में था। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूँगा यार, अब ये कैसे सुधरेगी? शहर का पाँव झटकते फौरन अपना पाँव खींचा। वो झुंझुलाकर बेड से उठ बैठा।
فریش ہونے واش روم میں گیا۔ جب واپس آیا تو سحر جاگ چکی تھی۔ ادھر آؤ، زین نے اسے پاس بلایا۔ سحر تابیداری سے اس کے پاس آئی۔ میاں بیوی کے آپس کے رشتے کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ یہ سوال پوچھتے اسے اپنی ہی بیوی سے جھجک ہو رہی تھی۔ ہاں سب پتا ہے، وہ بہت فراغ دلی سے بولی۔ زین نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا، پھر اسوات میں سر ہلایا۔ اوکے مجھے بتاؤ کیا کیا پتا ہے؟ زین نے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا تھا۔ شوہر بیوی کو خرچے کے پیسے دیتا ہے، کپڑے لا کر دیتا ہے، بیوی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، بیوی اس کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کی چیزوں کا خیال رکھتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے۔ شوہر کی باتیں دوسروں کو وہ بتاتے بتاتے ایک دم اٹکی۔ زین نے آئیبرو چکاتے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ شوہر کی باتیں دوسروں کو نہیں بتاتی، دوسرے مردوں سے بات نہیں کرتی، نہ ان کی طرف دیکھتی ہے، شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اپنی ساری باتیں صرف شوہر کو بتاتی ہے اور بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے۔ وہ رٹے رٹائے طوطے کی طرح سب بتا گئی۔ ویل یہ سب کس نے بتایا؟ زین متاثر ہوا تھا۔ دادی نے، وہ فوراً بولی۔ لیکن تم تو میری باتیں دوسروں کو بتاتی ہو، تم شوہر کے علاوہ دوسروں مردوں سے بات کرتی ہو، جیسے مولک سے، تم میری کسی چیز کا خیال نہیں رکھتی، نہ کھانے کا نہ کپڑوں کا۔ اور وہ اسے شرمندہ کر رہا تھا اور سحر ہو بھی گئی تھی۔ آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، تم یہ سب چیزوں کا خیال رکھو، باقی میں تمہیں آہستہ آہستہ خود سمجھا دوں گا۔ وہ اطمینان سے کہتے اس کا ماتھا چومتے باہر نکل گیا۔ اس نے منہ ٹیڑھا کیے زین کو دیکھا اور واش روم میں بند ہو گئی۔